हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो मैथ के इस क्लास के सीरीज़ में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है सारिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो आज इस क्लास में सिर्फ इसके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको लगाएंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट आएगा उसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सारिक डिटर्मिनेंट्स। ये होता क्या है, सबसे पहले यदि n कोटि के प्रत्येक अवयव ए आई जे को ए दैट इज ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित किया जा सकता है, जिसे वर्ग अवयव का सारिक कहते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं, डेफिनेशन से नहीं क्लियर हुआ होगा। यदि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन टू क्रॉस टू का एक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो ए का जो सारिक होगा इसको डिटर्मिनेंट यानी दो लाइंस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, और ये जो बड़ा ब्रैकेट का साइन होता है ये दो लाइंस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ए बी सी डी, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। करेक्ट। और क्या लिखा है अगला, कि केवल वर्ग अवयवों के सारिक होते हैं, यानी कि जो भी अवयव यानी कि जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तभी जाकर वो एक डिटर्मिनेंट होगा। अदरवाइज डिटर्मिनेंट उसका निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर कोई हमको मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। क्यों? 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। 2 रो है 3 कॉलम, इसलिए ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अगर इसका डिटर्मिनेंट बोलेगा तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा, केवल वर्ग अवयव के डिटर्मिनेंट होते हैं, ठीक है। अब अवयवों का सारणी क्या होता है, कि जैसे मान लो अगर एक कोटि का अवयव है, जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो इसको हम ऑर्डर नहीं बोलेंगे कि 2 क्रॉस 2 का है, हम उसको बोलेंगे 2 कोटि का सारणी है, ठीक है, 2 कोटि। इसी तरह जब एक मैट्रिक्स हमको ए दिया है जिसमें एक ही एलिमेंट है, यानी कि 1 क्रॉस 1 का है, ठीक है, यानी कि ए का कोटि का जो अवयव है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही एलिमेंट हो जाएगा। और अगर 2 क्रॉस 2 अवयव का कोटि का अवयव ए है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, अगर एलिमेंट क्या है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे दो लाइन से हम शो कर सकते हैं, या फिर ये जो छोटा सा ट्राइंगल शेप होता है ऐसे करके, इसको भी डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे A11 में A2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इंटू A22, फिर दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर A12 इंटू A21, ठीक है, ध्यान देना। A11 में A22 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस A12 में A22 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हमको ए का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, यानी कि सारणी मिल जाएगा। अब नीचे एग्जांपल है, जैसे ये दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या दिया गया, लेट कर ले। ए इज इक्वल टू क्या है, 2 4 -1 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या कहेगा, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी क्या हो जाएगा 2 × 2, और दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, तो दूसरी बार करेंगे तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 × 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि -1। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 × 2 4 और माइनस, और ये 4 × 1 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, दैट इज 8। यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई, 8। ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहली कोटि का जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही नंबर मिल जाएगा। 2 कोटि यानी कि सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से फॉर्मूले से निकलेगा, एग्जाम्पल देखा हमने। अब तीसरे कोटि का अवयव की मैट्रिक्स कैसे, अवयव का सारणी कैसे निकलेगा वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, कि अगर कोई अवयव है जो 3 × 3 ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम क्या, अगर 3 × 3 का है, 3 × 3 का, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ साइन लिखा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले इसका मीनिंग मैं बताऊंगा अभी। लेट्स कंसीडर एक जो मैट्रिक्स हमको दिया गया है, जैसे ले लो ए मैट्रिक्स है, A1 A12 A13 A21 A22 A23, और एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स का तीसरा रो क्या है, A31 A32 एंड A33, ठीक है। अब इसको हम 3 कोटि का अवयव में सॉल्व करते समय ये साइन का ध्यान देते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यानी कि रो 1 रो 2 और रो 3, एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका प्रसरण यानी कि प्रसार करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, नीचे दिया गया है कि अगर यही ए है, ठीक है, हमने यहाँ पे ए कंसीडर किया ना, ये अगर अवयु है 3x3 का, इसका जो हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम इस तरह से दो लाइंस में इसको बंद करते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। अगर R1 के अकॉर्डिंग देखो, R1 के अनुदिश यानी कि इस दिशा में प्रसरण करेंगे इस तरफ से, ठीक है, R1 से, तो क्या मिलेगा A11। अब उसको प्रसरण करने के लिए क्या कर देंगे, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट होगा उसको कंसीडर करेंगे। जैसे ये यहाँ पर आया A11, A1 R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है A11, A11 इस रो में है, इस रो को छोड़ देंगे, A11 इस कॉलम में, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा क्या एलिमेंट A22, A23, A32 और A33। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे A11, डिटरमिनेंट लगा करके इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा A22, A22, A23, A23, A32, A32 और A33 इस साइड, ठीक है। तो माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, ध्यान देना, यहाँ पे प्लस लिया इसलिए ये प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस रो के अनुदिश कर रहे हैं ना, R1 के अनुदिश, यानी कि इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब A12 आया एलिमेंट दूसरा, तो क्या आएगा A12। अब A12 किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। याद रखना, जो यहाँ पे रहेगा उसका जो रो और कॉलम रहेगा उसको छोड़ देना है, यानी कि A12 का रो जाएगा और कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये। तो इसको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे, यानी कि ये रो और ये कॉलम छोड़ने पर A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33, ठीक है। अब आगे यहाँ पे प्लस लगाएं। प्लस क्यों लगाएं, देखना, R1 के अनुदिश कर रहे हैं, यानी कि पहला प्लस था तो इसलिए प्लस में लिए, ये माइनस में आया था माइनस में लिए, तो तीसरा एलिमेंट है वो प्लस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिया गया, ठीक है। तो तीसरा एलिमेंट क्या है, A13 है, तो A13 यहाँ पे आया। A13 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, A21, A22, A31, A32, ठीक है। याद रहे, इस टेबल को याद नहीं रखना है, ये समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसी के अनुदिश देखो, R1 का अनुदिश प्रसरण किया, तो पहला एलिमेंट जो मिलेगा, देखो पहला वाला प्लस में रहता है तो प्लस में करके आएगा, ये पूरा आया। इस रो इस कॉलम को छोड़ा, बाकी जो बचा डिटर्मिनेंट में, ठीक है। माइनस इसलिए आया क्योंकि दूसरा यहाँ पर माइनस में है, इसलिए माइनस लगा दिए। तो दूसरा क्या है, A12, A12 यहाँ लिखे, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़े, जो बाकी बचा डिटर्मिनेंट में लिख लिया। तीसरा जो है वो प्लस में आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस में लिखा। तीसरा क्या है, A13 है, A13 लिखा, और इस रो और इस कॉलम में जो आएगा उसको छोड़ करके बाकी को यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लिख लिया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट दो, ये 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। 2x2 का क्या होता है, A11 यहाँ पे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें A22, A33, माइनस लगेगा साइन में, A23, A32 दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस आया, A12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, A21 में A33 का मल्टीप्लाई, A21 में A33, फिर बीच में माइनस लगेगा, A23 में A31 का, A23 में A31 का, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, A13 बाहर था, A13 और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो A21, A21 में A32, A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। और ये टेबल कैसे बनाया जाता है, याद रखना, अगर हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो पहला प्लस में रहेगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा। R2 के अनुदिश कर रहे हैं तो पहला माइनस में रहेगा, फिर प्लस में रहेगा, फिर माइनस में रहेगा। R3 का अनुदिश कर रहे हैं तो पहला वाला प्लस में आएगा, फिर दूसरे वाले के पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। इसको बनाते कैसे, इसको बनाना बहुत आसान है, देखो कैसे, एक डिटर्मिनेंट लिख लेना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहला जो एलिमेंट है रो 1 का, पहला एलिमेंट जो होता है वो प्लस में होता है, प्लस का अल्टरनेट क्या होता है, माइनस, फिर माइनस का अल्टरनेट क्या होता है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस का अल्टरनेट क्या होता है, माइनस, माइनस का अल्टरनेट क्या होता है, प्लस। यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, और माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। इस तरह से बनता है, ठीक है। तो याद नहीं करना है, अल्टरनेट में आता है, अल्टरनेट में, ठीक है। याद रखना अल्टरनेट में रहेगा, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, यानी कि माइनस के बाद प्लस आएगा और प्लस के बाद माइनस आएगा, ऐसे बनता है, ठीक है। इस तरह से प्रसरण किया जाता है। और दूसरा देख लेते हैं, अगर R2 के अनुदिश प्रसरण किया जाए तो क्या होगा। तो R2 के लिए हमने क्या देखा, R2 के लिए क्या होगा, पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट है इस साइड, ठीक है, तो R2 यानी कि R2 ये है, R2 के अनुदिश यानी कि इस दिशा में प्रसरण किया जाए तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, A21 आएगा, A21 आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है ना, R2 में पहला क्या है, माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे माइनस A21,
और इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद जितने एलिमेंट बचेंगे डिटरमिनेंट में लिख लेंगे, यानी कि इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, क्या बचेगा A12 A13 A32 A33, तो इसको लिख लिया। दूसरा जो एलिमेंट आएगा A22, यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि R2 के अनुदिश करें, R2 के अनुदिश यानी कि इस डायरेक्शन में, तो पहला माइनस में आ गया, दूसरा क्या आएगा प्लस में आएगा, इसलिए इसको प्लस में लिखा। और A22 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो A22 यानी कि ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, यानी कि ये कॉर्नर कॉर्नर के एलिमेंट बचे, तो इसको हम डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। सिमिलरली ये तीसरा वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। और जैसे हमको आर के यानी कि रो के अकॉर्डिंग हम इसको प्रेशर कर रहे हैं ना, रो के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रो से कर रहे हैं रो के अनुदिश, उसी तरह कॉलम के अनुदिश भी कर सकते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में शून्य ज़्यादा होंगे उसके अनुरूप सारणी का प्रसार करते हैं। ये बोनस पॉइंट है। ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर मान लो ये जीरो है, ये जीरो है, और ये कुछ अमाउंट दिया गया है, मान लो A11 जीरो है, A21 जीरो है, और A31 कुछ नंबर है, ठीक है। अगर इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो जीरो समथिंग इंटू होगा ना, अगर इसको लेंगे तो ये डिटरमिनेंट में आएगा, लेकिन जीरो इंटू में रहेगा ना। अगर A11 जैसे हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया A11, ठीक है। अगर A11 की वैल्यू जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई विथ समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए जिसमें जीरो होगा उससे हम प्रेशर करेंगे तो टोटल अमाउंट जीरो मिलेगा, और जो लास्ट में बचेगा उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोनस पॉइंट है कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो ज़्यादा होंगे उससे हम प्रेशर करेंगे, यानी प्रसार करेंगे, तो आसान हो। तो प्रेशर पे एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है कि इसका अगर कोई डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, या तो हम R1 के अनुरूप करेंगे या तो C1 के अनुरूप करेंगे। हमेशा याद रखेंगे अगर हमको जीरो नहीं मिल रहा है किसी रो या कॉलम में तो हमेशा R1 से स्टार्ट करेंगे, जिससे ईजी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कॉलम नंबर 3 में दो अमाउंट जीरो है, ठीक है, दो अमाउंट जीरो है, और ये एक अमाउंट एक कुछ नंबर दिया गया, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, C3 के अकॉर्डिंग, C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर C3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हमें याद रखना होगा पहला जो एलिमेंट होता है हमेशा प्लस में होता है। अगर ये प्लस में आएगा ये माइनस में होगा, ये फिर प्लस में आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस में है तो नीचे वाला माइनस में रहेगा, और ये माइनस में है तो नीचे वाला प्लस में आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे C3 के अनुदिश, यानी कि ये C3 है, तो C3 के अनुदिश यानी कि C3 की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में इसको प्रसरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे 4, तो पहला एलिमेंट क्या है 4, क्योंकि हम जानते हैं प्लस में होगा, फिर उसका अल्टरनेट माइनस, माइनस का उल्टा फिर प्लस में, यानी कि ये प्लस में आएगा, ठीक है। यानी कि ये प्लस में रहेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस में रहेगा, तो +4 आएगा इंटू करके ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है। ये रो इस कॉलम, जिस भी एलिमेंट को हम उठा रहे हैं उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि अगर 4 को हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 4 वाला रो जाएगा और कॉलम जाएगा, क्या बचेगा -1 3 4 1, -1 3 4 और 1, ठीक है। तो अगला एलिमेंट क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ये प्लस में है तो ये फिर माइनस, माइनस करके जीरो इंटू, अब हम जानते हैं कि जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, लेकिन हम लिखेंगे इसको क्योंकि हमको चाहिए फुल नंबर, ठीक है। तो यानी कि जीरो यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम, यानी कि ये रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को और इस कॉलम को, जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उसका रो उसका कॉलम, ये इस रो में है और इस वाले कॉलम में है, तो इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या 1 2 4 1, यानी कि 1 2 4 1। अब ये माइनस में है तो नीचे वाला क्या आएगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। उल्टा चल रहा है, अगर प्लस में है फिर माइनस में है, माइनस में है तो फिर प्लस में लिया जाएगा, फिर भी ये जीरो है, ठीक है। अब जीरो इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, याद रहेगा जिस भी रो और कॉलम में रहेगा वो छोड़ना पड़ेगा, रो और ये कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 का 1 में होगा, क्या बचेगा -1। अब इन दोनों के बीच में माइनस लग जाता है हमेशा, 4 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 में क्या होगा 12 होगा, अरे माइनस, हम यहाँ कुछ भी करें, यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी हो, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो आ जाएगा, क्लियर। 4 इंटू 12 -1 -12 क्या हो जाएगा -30, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -52, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। इस तरह निकालेंगे। हमने यही कॉलम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो थे और हम पीछे पढ़ के आए हैं बोनस पॉइंट क्या है कि जिस कॉलम या जिस रो में
सबसे ज़्यादा जीरो होंगे, हम वहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगला जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या दिया क्या गया, यदि 3x(x1) इज इक्वल टू 3241। ठीक है, तो x का मान दिखाना है। x का मान कैसे निकालेंगे, ये हमको निकालना है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे हम जानते हैं, x की वैल्यू हम निकालना पड़ेगा, इनकी दोनों तरफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। कैसे होगा, 3 × 1, दोनों के बीच में माइनस लगता है, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा, x² दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 में 1 का मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में माइनस लगेगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 3 माइनस x² इज इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक है, ये भी प्लस में, दोनों अपोजिट साइड में, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस x² इज इक्वल टू क्या बचेगा, -8, माइनस से माइनस कैंसिल, x² इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल क्या मिलेगा, √8, और √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2। ठीक, तो इस तरीके से x की वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फैराडे के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको पढ़ेंगे, इसमें कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज होंगे जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, जिससे हम यूज़ के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसलिए प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो पहला क्या है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्या मतलब है कि अगर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या दिया गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। इसमें बोला है कि इसके रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रोज में चेंज कर दो, यानी कि एक तरह से इसका ट्रांसपोज देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यानी कि a1 b1 c1 है तो a1 b1 c1, यानी कि इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, तब भी इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए ही आएगी। ठीक है, क्या मतलब, हमने बोला कि कोई वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू दी गई है, इसमें कुछ रोज दिए गए हैं, कुछ कॉलम्स हैं, इस रोज को कॉलम में बदल दो, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो जो डिटर्मिनेंट ए पहले था वही बाद में भी मिलेगा। यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर डिटर्मिनेंट कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो स्तंभों या पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ए हमको दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, अगर इसके रो 1 और रो 3 को बदल दिया, अगर ये r1 है, r3 है, इनके क्रम को बदल दिया जाए, यानी कि r1 की जगह r3 को लिख दिया जाए और r3 की जगह r1 को लिख दिया जाए। ठीक है, यानी कि देखो a3 b3 c3 जो है वो यहाँ पर है, a1 b1 c1 की जगह पर आ गया, यानी कि यहाँ पे a3 b3 c3 आ गया, a2 b2 c2 वहीं पर है, और a1 b1 c1 यानी कि ये r3 की जगह पर आ गया। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये अगर यही ऑपरेशन एक बार और लगा दिया जाए, यानी कि अगर कोई और रो एक्सचेंज कर दिया जाए तो ये माइनस हट जाएगा, यानी कि एक और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही ऑपरेशन हम कॉलम के भी साथ लगा सकते हैं, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉलम 2 कॉलम 3 को भी, यानी कोई भी कॉलम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बस फर्क क्या पड़ेगा कि जो माइनस की वैल्यू है वहाँ पर आ जाएगा, एक बार चेंज करेंगे माइनस आएगा, दो बार चेंज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, याद रहे अगर ऑड टाइम यानी कि विषम बार यानी कि 1 3 4 5, ठीक, इतनी बार अगर विषम संख्याओं के रूप में, यानी कि एक बार रो को चेंज कर रहे हैं या फिर 3 बार रो को चेंज कर रहे हैं या तो 5 बार रो को चेंज कर रहे हैं तो माइनस रहेगा। ठीक है, और सम बार यानी कि 2 4 6, अगर सम संख्या के फॉर्म में अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि 2 बार इसको रो को बदल दे रहे हैं, 4 बार रो को बदल दे रहे हैं और 6 बार रो को बदल दे रहे हैं तो उसका प्लस में आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों अथवा दो कोई स्तंभ सर्वसम है तो उनका सारणी का मान शून्य होता है। सर्वसम मतलब आइडेंटिकल। ठीक है, जैसे कि ये डिटरमिनेंट दिया गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 और तीसरा रो जो है वो भी a2 b2 c2 है, यानी कि कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर बराबर है, ठीक है, सेम है, तो डिटरमिनेंट पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा किया जाए
तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुना होगा। क्या मतलब इसका, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यदि R2 में k से गुणा कर दिया, यानी कि देखो ये रो 1 रो 2 है, इसमें k से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि रो 2 में k से गुणा करने पर क्या मिलेगा, ये k बाहर आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हम अगर कॉमन लेंगे किसी डिटर्मिनेंट से तो किसी रो से लेंगे, किसी एक रो से मिलेगा, किसी एक कॉलम से मिलेगा, ठीक है। यानी कॉमन हम लेते हैं किसी रो वाइज या फिर कॉलम वाइज निकालते हैं, ठीक। यानी कि अगर इस रो से अगर के बाहर ले लिया जाए तो ये पुरानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर हो जाए। जैसे अगर R2 में के से गुणा किया जाए हर एक एलिमेंट में तो यहाँ से के कॉमन बाहर आएगा, ठीक है, और क्या बचेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो k इंटू ए डिटर्मिनेंट, यानी कि जो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में अगर किसी के से मल्टीप्लाई किया जाए, के जो होगा नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, के से मल्टीप्लाई करने पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वो के टाइम्स पहली वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है, के टाइम डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर, ठीक। तो अगला जो प्रॉपर्टी है जो इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे, ये प्रॉपर्टी नहीं आता, प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आता है। क्या प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो सारणी को उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बोला है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है a1 प्लस यू b1 c1 a2 प्लस v b2 c2 a3 प्लस w b3 c3, ठीक है, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। कैसे, देखो इस प्लस को, ठीक है, अलग करके सेपरेट करके लिखा जाता है कि हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस यहाँ पर लिखेंगे जो पहला कॉलम रहेगा वो इस वाला ये एलिमेंट आएगा, यानी कि u v w रहेगा, और बाकी जो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई प्लस नहीं है, ठीक है। प्लस करते टाइम जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है, बाकी जो सेम एलिमेंट होंगे वो एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि b1 c1 b2 c2 b3 c3, यानी कि यहाँ सब में नहीं है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे करके सेपरेट करके लिखा जा सकता है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस किया जाएगा तो हमको बाद में यही मिलेगा, करेक्ट। तो इसको हम दो या दो से अधिक ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं जब ये सम के फॉर्म में हो। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है a1 प्लस b b1 प्लस u c1 a2 प्लस q b2 प्लस v c2 a3 प्लस r b3 प्लस w और c3, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके एलिमेंट को हम अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखा था, पहले a1 को एक साइड लिख लेंगे, a1 a2 a3 के एलिमेंट को एक साइड लिख लिया, बाकी सेम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। प्लस अगला जो डिटर्मिनेंट आएगा ये प्लस वाला पार्ट आएगा, ठीक है, पी क्यू आर एज इट इज आएगा, बाकी सब एलिमेंट उसको एज इट इज उतार देंगे, पी क्यू आर आएगा पहले कॉलम में, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, अब इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये तो कॉमन, ये तो अलग अलग हो गया, ठीक है। अब प्लस के फॉर्म में तो अलग अलग चेंज हो गया, यहाँ पे देखो a1 प्लस b, इसको अलग अलग हमने कर दिया। अब इसको हमें करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या थे, इन दोनों को सेपरेट करके दो अलग डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। और यहाँ पे v u v w प्लस में था तो u v w सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेकेंड कॉलम में ही है, क्योंकि ये सेकेंड कॉलम में प्लस में था। तो बाकी सेम रहेगा, a1 a2 a3 c1 c2 c3 ये दोनों सेम रहेंगे और जो प्लस में था एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी सेपरेट कर देंगे, प्लस पी क्यू आर एज इट इज आएगा, और इसमें b1 प्लस यू है तो b1 b2 b3, यानी कि पहला वाला जो एलिमेंट रहेगा उसको एज इट इज लिखेंगे, दूसरा सेम आ जाएगा, प्लस पी क्यू आर भी आएगा वैसे ही, और जो ये प्लस में था यू वी डब्ल्यू उसको लिख देंगे, और c1, ठीक है। हमको याद रखना है जब भी सेपरेशन के लिए ऐसे बोलेगा कि इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे कि एक बार में सिर्फ एक ही सेपरेट करेंगे, एक बार में सिर्फ एक ही सेपरेट करेंगे, यानी कि पहली बार हमने क्या किया, a1 प्लस b को सेपरेट किया, a2 प्लस u को सेपरेट किया, a3 प्लस r को सेपरेट किया, उसके बाद जब दोनों सेपरेट हो गए फिर b1 प्लस u को सेपरेट किया, ठीक है, इस तरह से होगा। इसके बाद छठवां और आखिरी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। दैट इज अगर डेल्टा इज इक्वल टू क्या दिया गया, a1 b1 0 a2 b2 0 a3 b3 0, यानी कोई एक रो या कोई एक कॉलम ऐसा हो जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। कैसे होगी, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट का प्रसार जानते हैं, अगर C3 के अकॉर्डिंग हम करेंगे जीरो इंटू कुछ भी बचेगा उसमें होगा प्लस माइनस लगेगा, फिर जीरो इंटू
ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, फिर 0 इंटू ये वाला करके रहेगा, तो यानी कि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वो तो एज इट इज़ 0 आ जाएगा। इस तरह से जितनी भी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, वो सभी खत्म हो गई। इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वेश्चन आता है, जिसका प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी होता है सारणी का, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि सारणी का गुणधर्म क्या होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि किसी भी दो रो या किसी दो कॉलम को हम घटा और जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और जिसको कहीं लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट्स में लिख लीजिएगा। दैट इज, याद रखना, किसी सारणी के किसी दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये याद रखिएगा। इस हर क्वेश्चन में हम ऑलमोस्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आने वाला है कि किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी दो रो को हम आपस में घटाएंगे, जोड़ेंगे, जिससे कि हम उस डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टीज का यूज़ करके सॉल्व कर पाएँ। ठीक, अगला जो है वो है सारणी के ज्यामिति में अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कैसे करते हैं, हम इससे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। कैसे कि यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो अगर एक ट्राइंगल दिया गया हमको, ये पहला जो शीर्ष है उसका x1 y1 कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमको इसका कोऑर्डिनेशन दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स जो है x2 y2 और तीसरा x3 y3 है, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट में x1 y1 फिर 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में आता है। एक सवाल कुछ न कुछ करके बनेगा, या तो इस तरह से बनेगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे कि तीन बिंदु संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। यानी कि जैसे एक पॉइंट ये लिया हमने x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिया x2 y2, तीसरा एक और पॉइंट लिया x3 y3। ठीक है, अगर तीनों संरेख हैं यानी कि एक लाइन में है, तो इनके द्वारा जो एरिया बनेगा, ट्राइंगल तो बनेगा नहीं क्योंकि एक लाइन में है। ठीक है, एक लाइन में नहीं होंगी, यानी कि एक लाइन में नहीं इसलिए ट्राइंगल फॉर्म किया। अगर एक लाइन में नहीं होंगी, एक लाइन में होंगी, तो ये ट्राइंगल तो बनाएगा नहीं, इसलिए ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु हमको दिएगा, ठीक है, 1 2 3 करके कुछ बिंदु देगा, तो बोलेगा सिद्ध कीजिए कि यह कोलिनियर यानी कि संरेख है। संरेख होने का क्या मतलब है कि उसका जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो टॉपिक है ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का यूज़ कैसे किया जाता है, वो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यानी कि अगर हमको एक पॉइंट दिया गया a x1 y1 तथा दूसरा पॉइंट जो दिया गया है b x2 y2, इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाए जिसपे एक पॉइंट p भी है। जैसे मान लो एक पॉइंट a है, एक पॉइंट b है, इसका कोऑर्डिनेशन है x1 y1, इसका है x2 y2। ठीक है, और इसी पर कहीं मान लो अगर पॉइंट लाई कर रहा है x y, ठीक है, p लाई कर रहा है x y, तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, जो p का पॉइंट होगा उसको पहले लिखेंगे x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। जैसे r1 के अनुदिश प्रसरण कर लो, c1 के अनुदिश प्रसरण कर लो, किसी के भी अनुदिश प्रसरण कर लेंगे, तो फिर इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको एक रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज उपसारणिक यानी कि माइनर। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी इंपॉर्टेंट इस को मार्क किया हुआ है कि इस पे बेस में क्वेश्चन आता है, और इसी का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या उपसारणिक क्या होता है कि किसी वर्ग अवयव के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग उप अवयव का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, यदि अगर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस 7 माइनस 3 2, तो m11 यानी कि पहले एलिमेंट का उपसारणिक क्या होगा। इसमें याद रखना एलिमेंट का यानी कि अवयवों का उपसारणिक निकाला जाता है, अवयवों का। ठीक है,
यानी कि अगर M11 निकाल रहे हैं यानी कि पहले एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। माइनर उस साइड के देखो माइनर होता है M, ठीक है, उस साइड ही निकाल रहे हैं तो माइनर होता है, तो माइनर के लिए M का यूज़ किया जाता है, इसलिए M11, ठीक है। M11 मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 2, तो 2 इसका उपसाइडिक होगा, यानी कि पहले एलिमेंट का उपसाइडिक क्या होगा 2। M12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि -7 का उपसाइडिक क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ने पर -3 बचा, ठीक है। यानी कि M21 यानी कि इस एलिमेंट का उपसाइडिक क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा क्या बचा -7 आएगा। M22 यानी कि इस एलिमेंट, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि इस एलिमेंट का उपसाइडिक निकालेंगे, यानी कि माइनर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये रो और ये कॉलम छूटे क्या बचेगा 4, ठीक है। तो इस तरह से माइनर निकलता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/3 के मैट्रिक्स में। क्या होगा अगर M11 निकाल रहे हैं, M11 मतलब कि पहला रो पहला कॉलम, यानी इस एलिमेंट का माइनर यानी कि उपसारी निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। 2 -1 -4 -3, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 2 -1 -4 3। अब इसको डिटरमिनेंट की से सॉल्व कर लेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 माइनस लगेगा, -4 -1 का मल्टीप्लिकेशन +4, उसके बाद 6 -4 2। इस तरह से निकलता है 3/3 का माइनर, ठीक है। इसी तरह M32 का कैसे निकालेंगे, मान लो M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम यानी कि -4 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तीसरा रो दूसरा कॉलम -4 का माइनर निकाल रहे हैं, तो ये रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा, ये रो और ये कॉलम हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्या बचेगा 1 3 -3 -1 1 3 -3 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1, और यहाँ पे बीच में माइनस आता है तो -3 इंटू 3 -9 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। तो इस तरह से 3/3 का हम माइनर निकालते हैं। याद रखें माइनर ऐसे निकलता है कि जो एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं तो उसमें करस्पॉन्डिंग हम उसको लिख देंगे कि पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि तीसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे। तो इसका यूज़ करके हम आगे कुछ निकालते हैं, दैट इज सहखंड यानी कोफैक्टर, ठीक है। ये सगुणनखंड बोलो या सहखंड बोलो, कोफैक्टर बोलो, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पे सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सी से। ये एग्जाम्पल हमने उठा लिया, पहला वाला एग्जाम्पल लिया माइनर वाला, दैट इज क्या दिया 4 -7 -3 और 2 दिया गया है। और अगर हम C11 निकाल लें, ठीक है, तो C11 का फॉर्मूला क्या होगा, तो -1 के पावर में 1 + 1, क्यों आएगा 1 + 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर फॉर्मूला निकालने हैं, Cij दैट इज इक्वल टू -1 के पावर में i + j Mij, ठीक है। तो ये होता है Cij यानी कोफैक्टर का फार्मूला। Ij का मतलब क्या होता है, ये रो को डिनोट करता है i, और जो j होता है वो कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है, याद रखना। यानी कि रो प्लस कॉलम है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे अगर C11 इसका हम सहखंड यानी कोफैक्टर निकाल लें। M11 कैसे निकलेगा, इसको कंसीडर, ये रो और ये कॉलम छोड़े बचेगा, ये ऐसे आता है। इसी तरह C11 कैसे निकलेगा, -1 के पावर में क्या आएगा 1 1 निकालने, यानी कि रो कॉलम, तो रो प्लस कॉलम के ऊपर Mij यानी कि रो इंटू रो और कॉलम आ गया। तो -1 के पावर में 1 + 1 2 M11, -1 का वो स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई इम्पैक्ट नहीं, तो M11 कैसे निकलेगा, अभी सीख कर आए पीछे कि ये रो और ये कॉलम छोड़े क्या बचा 2, तो 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरह C12 निकालेंगे, C12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम यानी कि -7 का हम निकाल लें, ठीक है। तो -1 के पावर में i + j होता है, देखो i + j यानी कि 1 + 2, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पर रहेगा जिसका निकालेंगे वही प्लस आएगा। या देखो C11 निकालें तो 1 + 1 ऊपर रहेगा, C12 निकालें तो 1 + 2 यहाँ पर रहेगा, C21 निकालें तो 2 + 1 यहाँ रहेगा, C22 निकालें तो 2 + 2 यहाँ पर रहेगा, करेक्ट। तो C12 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 2, और C12 निकाल लें तो M12 ही रहेगा, तो -1 के पावर में -1 के पावर में 3, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा तो माइनस में 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें आएगा तो माइनस में आएगा, तो m इज इक्वल, तो इसका मान आएगा -M12, करेक्ट। -M12 यानी कि M12 में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो M12 कैसे निकालेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि इसको छोड़, ये रो और इस कॉलम को छोड़ करके इसको, तो -3 हो जाएगा, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह C12 भी निकल जाएगा। इसी तरह C21 भी निकालेंगे, ठीक है। C21 कैसे निकले, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि -1 के पावर में यही 2 + 1 और M21 क्योंकि 2 1 का निकालने, तो 2 1 भी m के साथ आएगा। तो -1 के पावर में 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -1 का क्यूब होगा -1, ठीक है, M21 आएगा। तो M21 कैसे निकालेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि इसको छोड़ कर पहला दूसरा ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा -7,
-7 आया, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे निकलता है कोफैक्टर। और C22 लास्ट में निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 2 + 2 क्योंकि 2 का निकालना है, तो m के साथ भी 2 आएगा, तो -1 के पावर में 4, यानी कि -1 के पावर में अगर इवन नंबर होता है तो प्लस में आता है, तो 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो m22 इज इक्वल टू m22 इंटू इतना, इसकी वैल्यू m22 आई, m22 कैसे निकालेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका एलिमेंट निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। दूसरा एग्जाम्पल अब 3/3 के लिए देखते हैं, ठीक है, 3/3 के लिए, जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो। जैसे मान लो अगर C11 निकालने, यानी कि पहला रो पहला कॉलम के लिए निकालने हैं, तो -1 के पावर में इसी का +1 + 1, तो m11 भी होगा, ठीक है। यानी कि -1 के पावर में 2, यानी कि -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही आएगा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन m11 ही रहेगा। तो m11 कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, C11 की इतनी पूरी वैल्यू, तो उसके लिए m11 भी निकाल देना, यानी कि C11 की वैल्यू अब m11 के बराबर आ गई। तो m11 कैसे निकालेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा इतना एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, माइनस बीच में रहेगा, तो -4 इंटू -1 इज इक्वल टू +4, यानी कि -6 - 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये C11 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। C11 इज इक्वल टू 2, और ये जो वैल्यू यहाँ पर आया है, ठीक है, इसको हम, ध्यान देना, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो माइनर की वैल्यू हमने पहले देखो, C11 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, Cij, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, C11 की वैल्यू क्या है, 2, ध्यान देना, C12 की वैल्यू क्या है, 3, C21 की वैल्यू क्या है, 7, एंड C22 की वैल्यू क्या है, 4, याद रहे, देखना। यानी कि ये जो हमने कोफैक्टर निकाला है, इसका भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2 × 2 का, ठीक है। ये आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, पहले हमने उपसारी यानी कि माइनर कैसे निकाला, जो रो लेते थे, जिस रो का एलिमेंट होता था, जो एलिमेंट होता था उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट उसका माइनर होता था। अगर 3/3 है, तो जिस रो में वो एलिमेंट है उस रो को छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेकर सॉल्व करेंगे, तो उसका माइनर निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद कोफैक्टर कैसे निकाला हमने, कोफैक्टर कैसे निकाले, ये फॉर्मूला का यूज करके, Cij इज इक्वल टू -1 के पावर में i + j Mij, यानी कि पहला रो और पहले कॉलम का निकालने हैं, तो -1 की पावर में 1 + 1 ही रहेगा, और m यानी कि जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और m11 निकाल लेंगे फिर, यानी कि C11 की वैल्यू यहाँ पे हमको 2 मिल गई, C12 की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई, तो इसका भी एक मैट्रिक्स बन जाता है, यानी कि C11 यानी कि पहली जगह पर आएगा, C11 यहाँ पे आएगा 2, और C12 की वैल्यू 3, C21 की वैल्यू 7, एंड C22 की वैल्यू ये 4 आई, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स बन गया, तो ये समझ में आया। अब इसी का यूज़ करके हम निकालते हैं वर्ग का सहखंडज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको सहखंडज पढ़ना थोड़ा और लगता है कभी कभी, तो इसके लिए हम इसको एडजॉइंट पढ़ेंगे, हमेशा एडजॉइंट याद रहे, एडजॉइंट, ठीक है। तो क्या ये दिया गया है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो सहखंडज क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, इसको समझाता हूँ अभी। लेकिन सहखंडज कैसे निकालते हैं, याद रखना, सहखंडज कैसे निकालते हैं कि स्टेप 1 क्या होता है, पहले अवयव ए का उपसारणिक प्राप्त करो, ठीक है। अवयव ए, जैसे अब मैं एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करूंगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे, लेट्स कंसीडर एक अवयव क्या है, ए इज इक्वल टू 4 - 7 - 3 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, पहला स्टेप क्या दिया गया है यहाँ पे, कि अवयव ए का उपसारणिक यानी कि m प्राप्त करो। m कैसे निकलेगा, हम जानते हैं, अगर हम m11 निकाल रहे हैं, यानी कि m11 इसकी बात करें, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2, फिर m12 निकालेंगे, यानी कि इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छूटा, यानी बचेगा क्या, -3। इसी तरह m21 निकालेंगे, m21 कैसे निकलेगा, ये इसकी दूसरा रो पहला कॉलम ना, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, क्या बचेगा, -7। सिमिलरली m22 निकालेंगे, तो दैट इज, यानी कि ये रो और ये कॉलम जाए, तो बचेगा क्या, 4। 22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं।
पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हम एम निकालें, यानी कि उपसारडिक माइनर निकाल लिए, तो ये स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है, उपसारडिक से सेकंड प्राप्त करो। सेकंड यानी कोफैक्टर, यानी कि सी की वैल्यू जैसे हम निकालते थे, तो सी की वैल्यू कैसे निकलता है, C11, ठीक है। C11 कैसे निकलेगा, -1 के पावर में ये 1 है, 1 + 1 और 1 है तो M11, ये C1 के लिए देखो। C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, -1 के पावर में 1 + 1 कितना होगा 2, M11 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे × 2 दैट इज 2, ठीक है। अब C12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C12 देखो 4 एलिमेंट है, A11 देखो, A12 A21 A22, ठीक है। उसी के करस्पॉन्डिंग M11 M12 M21 M22 निकला। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम C11 और C12 निकालेंगे, C21 और C21 भी निकालेंगे, ठीक है। C12 कैसे निकलेगा, ये भी होगा -1 के पावर में यही 1 + 2 और M12 है तो 12 आएगा, ठीक। तो -1 के पावर में 3 और M12 की वैल्यू कितनी निकालें, -3, क्या आएगा -3, ठीक। तो इससे क्या मिलेगा हमको, -1 का क्यूब -1 × -3 दैट इज +3, ठीक है। और C12 की वैल्यू ये मिल गई हम, ठीक है। अब इसी तरह C21 भी निकालेंगे। C21 क्या निकलेगा, -1 के पावर में 2 + 1 M21, ठीक है। तो -1 के पावर में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, M21 की वैल्यू कितना निकाले हैं यहाँ पे -7, क्या आएगा -7, दैट इज -1 का क्यूब 1 -1 आएगा -7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7, C21 भी आ गया। इसी तरह C22 भी निकालेंगे। C22 मतलब -1 के पावर में यही 2 + 2 पावर में रहेगा M22, ठीक। अब -1 के पावर में 4 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है M22। M22 की वैल्यू कितने निकालें हैं यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 हम यहाँ पे रख देंगे, -1 का जो पावर में 4 यानी कि 1 आएगा और यहाँ पे 4, दैट इज C22 की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें एक मैट्रिक्स गिवन था A, ठीक है। उसमें से पहले हमने माइनर यानी कि उपसारडिक निकाल लिया इस तरह से, M1 M11 M12 M21 M22। इसी उपसारडिक का यूज़ करके तो हमने सेकंड निकाला, यानी कोफैक्टर निकाला, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है, 4 माइनर मिलेगा, यानी कि उपसारडिक 4 मिलेगा। 4 एलिमेंट है तो 4 उपसारडिक मिला तो 4 कोफैक्टर भी मिलेंगे, ठीक है। अब इसी को जो ये कोफैक्टर हमने निकाला, इसको भी अवयव के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, इसको C से डिनोट कर, ठीक है, C से, याद रखो C से यानी कोफैक्टर, और इसको डिनोट करना है तो M से डिनोट करो। तो C11 मतलब क्या होता है, यहाँ पे C11 आएगा, C12 आएगा, C21 आएगा और C22 आएगा। कैसे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो C इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रख देंगे C11 की वैल्यू क्या है 2 है, C11 की वैल्यू 2, यहाँ हमने निकाला C11 की वैल्यू 2, C12 की वैल्यू 3 और C21 की वैल्यू क्या है 7 और C22 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, ठीक। तो ये देखो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। उपसारडिक से सेकंड प्राप्त करो, यानी कि सेकंड तो हमको मिल गया, यानी कि ये देखो कोफैक्टर हमको मिल गए, एक कोफैक्टर, दूसरा कोफैक्टर, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर और चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, संगत सेकंडों से निर्मित अवयव प्राप्त करो, ये भी हमने कर लिया, यानी कि इन कोफैक्टर से एक अवयव बनाना है, यानी कि देखो हमने ये बना लिया, यानी कि ये सेकंड जो एलिमेंट है इनके, इनसे हमने एक अवयव ये बना लिया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया एडजॉइंट निकालने के लिए, और चौथा क्या है, सखंडों के अवयव का ही परिवर्त ही सखंडज है, यानी कि इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। तो अगर एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना, पहले लेक्चर यानी कि मैट्रिक्स वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो सी का जो ट्रांसपोज होगा क्या होगा, दैट इज 2 3, 2 3 नीचे कॉलम में आएगा, 7 4 रो में है तो ये कॉलम में जाएगा। तो यही जो है ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए, ठीक है। समझ में आया, एडजॉइंट ए क्या है, पहले जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका हम माइनर निकालेंगे, इन माइनर को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, एम से डिनोट करते हैं इसको, M11 M12 M21 और M22, ठीक है। दैट इज इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये 2 है, ये -3 है, -7 है और ये 4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या था,
सेकंड निकालने का, सेकंड निकालने एडजॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला था, किस तरीके से करते हैं, पहले उसका माइनर निकालेंगे, इस तरह से माइनर निकाल लिए। अब माइनर का भी कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर हमने निकाल लिए। कोफैक्टर का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके से, और इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि उससे हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो एडजॉइंट समझ में आया कैसे निकलेगा। पहले क्या करना है, देखो यही हमने किया ना, एक हमने पहले आव्यू लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसका जो इस A11 के जो करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा यानी कि उपसाडिक होगा वो M11 होगा, इसके M12 होगा, इसके M13 होगा, ठीक है। और इसी A12 के लिए क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ, M21 हो जाएगा, इसके लिए M22 हो जाएगा, इसके लिए M23 हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए M31 हो जाएगा, इसके लिए M32 हो जाएगा, इसके लिए M33 हो जाएगा। इसका भी एक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अब इसी माइनर यानी कि उपसाडिक के करस्पॉन्डिंग एक हमको कोफैक्टर मिल जाता है। कोफैक्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैसे मिलेगा, C इज इक्वल टू M11 के लिए क्या हो जाएगा C11, M12 के लिए C12, M13 के लिए C13, इसी तरह C21 C22 और C23, इसी तरह C31 C32 और C33, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। और हमको लास्ट में क्या बोला है, एडजॉइंट क्या होता है, इसी सी का ट्रांसपोज होता है। इसी का जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे यानी कि इस रो को हमने यहाँ कॉलम में बदल दिया, यानी कि C11 C12 C13 को C11 C12 C13 को कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदल दिया, इस वाले रो को यहाँ पे कॉलम में बदल दिया, इस वाले रो को यहाँ पे कॉलम में बदल दिया, तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, एक मैट्रिक्स होगा उसका माइनर निकालेंगे, माइनर के करस्पॉन्डिंग हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर यानी कि उपसाडिक, उपसाडिक के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर यानी सहखंड निकालेंगे। इसी सहखंड के अवयव का जो ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम में बदल देना, इट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। ये 4 स्टेप हैं जो पहले बता दिए। अवयव का उपसाडिक प्राप्त करो, उपसाडिक से सहखंड प्राप्त करो, सहखंडों का एक अवयव प्राप्त करो, और अवयवों का परिवर्ती सहखंड यानी कि एडजॉइंट होता है, ठीक। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक जो है अवयव का व्युत्क्रम, ठीक है। अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, यानी कि ए इनवर्स, यानी कोई अगर मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, इसका जो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे किस तरह से निकलता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए हमने जस्ट अभी अभी सीखा कैसे निकाला जाता है, और डिटर्मिनेंट ए कैसे निकाला जाता है हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। तो इस तरह से हम निकालेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कोई अवयव इन्वर्टिबल यानी कि उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। पहला क्या है, वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय होगा यानी कि इन्वर्टिबल होगा, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो की इक्वल में नहीं है तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। अगर यहीं पे वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल होगा यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो मिल जाए। जैसे अगर समथिंग के अपॉन जीरो होगा वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, यानी कि अगर हमको चाहिए कि अगर ए इन्वर्टिबल यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो ए होगा, ये डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होगा, और अगर ये जीरो की इक्वल में हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड एक तरह से हो जाएगा, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने अभी देखा, जस्ट ये एग्जांपल हम ले लेते हैं जो अभी हमने निकाला, एडजॉइंट ए दैट इज क्या है, ए इज इक्वल टू 4 - 7 - 3 2, इसका हमने माइनर निकाला कुछ इस तरीके से, माइनर का जो मैट्रिक्स है ये है, ठीक है। कोफैक्टर निकाला इस तरीके से जो हमने अभी एग्जांपल पीछे देखा, ठीक है। और फिर इसी कोफैक्टर का हमने एक मैट्रिक्स बना दिया, C इज इक्वल टू 2 3 7 4। फिर एडजॉइंट ए निकाला, इसी C का जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट होगा, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, 2 3 2 3 नीचे आया, 7 4 7 4 कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है। तो हमको एडजॉइंट ए तो मिल गया, तो हम अभी इसी एग्जांपल से हम इसमें देखेंगे कि ये इनवर्स को शो करता है कि नहीं। इनवर्स शो करने के लिए पहला कंडीशन क्या होगा कि ये डिटरमिनेंट ए जीरो है नहीं होना चाहिए, तो ये इनवर्स होगा। अगर नहीं, अगर डिटरमिनेंट ए जीरो होगा तो ये इनवर्स नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए हमको क्या दिया गया, ये तो ए यानी कि जैसे दिया गया है ए इज इक्वल टू 4 - 7 - 3 2, तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। याद रखना क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने लगेंगे कि ए इनवर्स निकालो, ठीक है,
तो पहले हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कैसे पता करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्वेश्चन शुरू होते ही सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स होगा ही नहीं, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो हम एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। ऐसा नहीं कि पहले एडजॉइंट ए निकाल लिया, बाद में पता चला कि डिटरमिनेंट ए ही 0 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए पहले ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही डिटरमिनेंट ए निकाल के चेक करेंगे। अगर 0 आ गया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमको सीधा बोल देना है कि अवयव ए का व्युत्क्रम नहीं है, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम आगे एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8, माइनस लगेगा 7 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 21, माइनस लगता है बीच में, सॉरी 8 आएगा, माइनस लगता है बीच में 7 3 3 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30, -30। देखो यहाँ पे -13 आया है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, यानी कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, इसीलिए इसका जो व्युत्क्रम होगा यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला, यहाँ पर ये निकाला है। ठीक है, तो हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होगा। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या है, ये 2734, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2734, दैट इज डिवाइड बाई -30। ठीक है, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको आगे भी लिख दो, माइनस यहाँ पर लगा दो, ठीक है, नीचे 13 रहने दो, ठीक है, ये 13 है। ठीक, इस तरह से भी इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में शुरू होते ही पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। अगर ये 0 की इक्वल में नहीं होगा तो ये व्युत्क्रमणीय होगा, और अगर 0 की इक्वल में हो जाएगा तो अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा चैप्टर 4 चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए चैनल से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़रूर बताइए कौन सा इसमें टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया इसको रिवीजन करिए, दोबारा देखिए, एंड चैनल से जुड़े रहिए। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा।